स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो उन सब बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कॉमर्स साइड ली है। बच्चों, आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। एज ए कॉमर्स टीचर मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को 10th के बाद कॉमर्स ही लेनी चाहिए। अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और अगर आप भी इसको बहुत ध्यान से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे तो ये आपका भी अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बात सभी नए बच्चे जो कॉमर्स से जुड़े हैं मैं बताना चाहूँगा बच्चों, हो सकता है आपको शुरू के 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कॉमर्स थोड़ी सी मुश्किल लगे, अकाउंट थोड़ा समझ में ना आए, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है। इसके पहले 4 चैप्टर थ्योरी के हैं, मैं टी एस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहले 4 चैप्टर जो है वो थ्योरी के हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, थर्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स हैं, फोर्थ कैश और एक्रूअल बेस का है, और नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो पहले 3 चैप्टर हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे समझ में ना आए, लेकिन आप डटे रहना। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप अकाउंट्स में डीप में जाते जाएंगे आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा और आपको 11th क्लास का अकाउंट्स बहुत आसान लगने लगेगा। एक टाइम वो आएगा आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको धीरे धीरे सारा अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अब हम बिना समय ख़राब किए पढ़ाई की ओर चलते हैं। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों, मैंने क्लास 12th के लिए भी बहुत सारे जो है पूरा अकाउंट्स और बिजनेस का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा तैयार कर रखा है। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मेरे इस चैनल पर। जो आपके 12th में साथी हैं उनको भी बताएं कि वो ये ज़रूर चैनल देखें। आपकी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, हो सकता है, क्या है पक्का, आई एम वेरी श्योर, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप अपने आप ही ऑनलाइन बिना ट्यूशन्स के आप समझ सकते हैं। अब हम बिना समय ख़राब किए हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट, ठीक है, टी एस ग्रेवाल का चैप्टर फर्स्ट ही है ये। तो आइए बच्चों अकाउंट्स की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंट्स, सबसे पहले आपके मन में यही बात आ रही होगी कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंटिंग या अकाउंट्स एक ही बात है। इसको हिंदी में हम कहते हैं लेखांकन, ठीक है, इसको लेखांकन बोला जाता है। अकाउंटिंग या अकाउंट्स, आप जो अकाउंट्स बोलते हो, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, यह है अकाउंटेंसी। इसका कोड है 055, 12th में भी यही कोड रहेगा। तो बात हम करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो डाटा रिसीव, हम जिसमें डाटा की फॉर्म में हमें इनपुट रिसीव होता है, इनपुट की फॉर्म में डाटा रिसीव होता है, फिर हम इसे प्रोसेस करते हैं सेम डाटा को, और साथ में हम आउटपुट देते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, तो ऐसे भी फाइनेंशियल फॉर्म में इसमें हम क्या करते हैं, ये इनपुट हो गया, फिर हम उसी की प्रोसेसिंग करते हैं जो हमें डाटा की फॉर्म में मिला है, फिर हम अकाउंट्स की फॉर्म में इसमें आउटपुट देते हैं। तो अकाउंट में भी हम यही काम करते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें सूचना का सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें हम डाटा रिसीव करते हैं इनपुट की फॉर्म में, उसी को प्रोसेस करते हैं, फिर हम आउटपुट देते हैं इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आगे हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसे बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब तो MCQs भी शुरू हो गए हैं, उसमें आ सकता है कि अकाउंट्स के फादर का नाम क्या है। फादर ऑफ अकाउंट्स क्या लिखा है, फादर ऑफ अकाउंट्स, देखिए ये रहा, फादर्स ऑफ अकाउंट्स, लुकास पैसियोली है ये, ठीक है, लुकास पैसियोली, लुका पैसियोली या लुकास एस भी लगा सकते हैं, लुकास पैसियोली, ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्हें अकाउंट्स का फादर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अब अकाउंट्स की डेफिनेशन समझने की कोशिश करना टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डीप में चलेंगे। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की, आप यहाँ ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कह रहे हैं हमें रिकॉर्डिंग, नंबर 1, नंबर 2 क्लासीफाइंग, नंबर 3 समराइजिंग, और नंबर 4 आएगा इसमें इंटरप्रेटिंग। 4 चीज़ें आ रही हैं।
तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? किसी भी काम को करने की कला, जिसे हम कम समय में बहुत मेहनत लगन से बहुत अच्छे रिजल्ट की फॉर्म में कर देते हैं। आर्ट जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है अपनी स्किल में और उस काम को बहुत कम समय में बहुत अच्छी फॉर्म में करता है कम लागत के साथ, उसको हम आर्ट कहते हैं। जैसे एक पंचर लगाने वाला बहुत जल्दी बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा गाड़ी का पंचर लगा सकता है, हो सकता है उस काम को हम 2-3 घंटे में भी ना कर पाए। और इस तरह एक टेलर जो है जो कपड़े सिलता है, हो सकता है 2-3 घंटे में बहुत अच्छा सूट सिल दे जो कि हम 2 दिन में भी ना सिल पाए। तो ये आर्ट है, उस काम को करने की कला है। इस तरह अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? फाइनेंशियल नेशन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है और जिनको हम फाइनेंशियल टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई मतलब बांटा जाता है। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है, फिर समराइजिंग किया जाता है, उनकी समरी बनाई जाती है। जैसे क्लासीफाई किस में करते हैं? जैसे ट्रांजेक्शन ले ली, ये परचेज की है, ये सेल्स की है, ये कैश की है, ठीक है, इस तरह से। तो अलग अलग करके उनकी समरी बनाई जाती है और एक सिग्निफिकेंट मैनर में सारा काम किया जाता है। और इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली वही ट्रांजेक्शन आती हैं जो मनी की फॉर्म में है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी में ही ली जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, वही ट्रांजेक्शन ली जाती हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है। वो ट्रांजेक्शन और इवेंट, लेन देन और घटनाएं सारी वही आती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी है, ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो 4 चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, ध्यान रखना। नंबर 2 क्लासीफाइंग, नंबर 3 समराइजिंग और नंबर 4 इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ। वो भी किसका? नंबर 5 पे आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी में जो थी, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये आपकी एंड तक आएगी। इस चैप्टर से क्वेश्चन थ्योरी का जरूर आता है। अगेन हम रीड कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, नंबर 1 क्लासीफाइंग, नंबर 2 समराइजिंग, नंबर 3 इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, सिग्निफिकेंट मैनर में भी और इन टर्म्स ऑफ मनी में भी, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। उसका रिजल्ट निकाल के आगे उन तक पहुंचाना है जो हमारे बिजनेस से कंसर्न है। और 10 इस तरह से हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज अ आर्ट। फर्स्ट रिकॉर्डिंग, नंबर 2 क्लासीफाइंग, नंबर 3 समराइजिंग, नंबर 4 एनालाइजिंग, नंबर 5 इंटरप्रेटिंग और नंबर 6 कम्युनिकेटिंग। तो ये है अकाउंटिंग एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद भी कर सकते हैं, एक किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाई करने की, समराइजिंग करने की, ठीक है, और इंटरप्रेटिंग करने की। 4 शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। 4 वर्ड जो हमने पढ़े थे वही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वन। तो अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज करने की, किसी भी चीज़ को प्लस माइनस पॉइंट देख के उसका मूल्यांकन करना एनालाइज कहलाता है। और इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है रिजल्ट को निकाल कर आगे भेजना, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को, और कम्युनिकेट करना उसको, उनको देना जो कि हमारे बिजनेस से जुड़े हुए पर्सन हैं उन सबको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अच्छे क्लियर होएगा। तो ये कह रहा है कुछ रेलेवेंट एस्पेक्ट आते हैं ऊपर से डेफिनेशन से, फीचर भी कह सकते हैं कि अकाउंट में इकोनॉमिक इवेंट्स जो आ रहा था ऊपर, इवेंट और ट्रांजेक्शन वही ले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी वाले। तो यहाँ इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब है बिजनेस ट्रांजेक्शन ही अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। और ये 2 तरह की हो सकती है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होगा? जो हमारे बिजनेस से बाहर की है, ट्रांसफर ऑफ समथिंग वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। जैसे हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं वैल्यू का, वो 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ में करें, हमारा बिजनेस है, अगर बाहर कुछ जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम बाहर खाली बिजनेस को भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि पेमेंट टू वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, अगर मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, तो वो पैसा हमारे फॉर्म से बाहर हमारे एम्प्लॉयज़ में जा रहा है, तो हमारे से अलग। तो ये एक्सटर्नल इवेंट हो गया। हम माल खरीद रहे हैं बाहर से, सप्लायर से हम माल बेच रहे हैं बाहर वालों को, कुछ रिसिप्ट ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इवेंट में आती हैं। और एक होता है इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट क्या होता है? इंटरनल इवेंट में हम क्या क्या करते हैं? इंटरनल इवेंट में हम जो हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन है वो सारी आती हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट टेक्स प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, उन्हें हम इंटरनल इवेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? मान लो हम इशू अपने स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, हम सप्लाई कर रहे हैं स्टेशनरी का अपने ऑफिस में ही, जो माल हमने बेचा था वो वापस आ गया हमारे स्टोर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल में आती हैं।
दूसरा इसके फीचर्स कह सकते हो या एस्पेक्ट कह सकते हो। इसमें 4 चीज़ें जो आपको मैं बता रहा था वही हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 पे मेजरमेंट करते हैं, नंबर 2, नंबर 3 पे रिकॉर्डिंग करते हैं और नंबर 4 पे कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 आ गया इसमें। इसे आप कह सकते हो IMRC। अच्छा, पीछे से एक स्टेप बढ़ा हुआ है, इसमें मेजरमेंट और आ गया है, ठीक है, दिस वन। तो हमें कह रहा है आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंट्स में हम, इट आइडेंटिफाई करते हैं वो इवेंट्स विच वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ओनली फाइनेंशियल नेचर। तो हमेशा इट इन्वॉल्व्स द identification of event that are to be recorded in the books. It implies observing and selecting the event that may be, जो in terms of money होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, इट इम्प्लाइज ऑब्जर्विंग सेलेक्टिंग इवेंट में बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आती हैं इसमें। सेकंड नंबर पे आता है इसमें मेजरमेंट। हम क्या मेजरमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ओनली वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं और ओनली रिकॉर्डेड, साफ साफ बोल रहे हैं, ओनली रिकॉर्डेड, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच वी कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन्हें हम पैसे की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं वो ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम माल को बेच रहे हैं कैश में, माल खरीद रहे हैं कैश में, मशीनरी खरीद रहे हैं कैश में, इस तरह की ETC। नंबर 3 पे करते हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं। दोनों काम हो जाने के बाद जो इकोनॉमिक इवेंट है, वो इकोनॉमिक इवेंट जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो मनी के टर्म्स में होते हैं, उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब हो गया डे वाइज, ठीक है, और एक सेपरेट बुक में, ठीक। और नंबर 4 पे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। जब सारे के सारे 3 स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम उनको कम्युनिकेट करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में मैनेजमेंट को या जो यूजर्स हैं हमारे उनको, जिससे कि हमें बैलेंस शीट वगैरह सब चीज़ बनाने में आसानी हो जाती है। इन फॉर्म में हम देते हैं, बैलेंस शीट की फॉर्म में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट मीन्स एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब कोई भी एक बिजनेस, एक यूनिट, एक फर्म, एक दुकान। एंटिटी कोई भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक स्कूल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। दैट स्टैंड्स फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। जहां पर बिजनेस एक्टिविटी होती है वो ध्यान रखना, वो एंटिटी है। आइदर प्रॉफिट और लॉस और फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट। ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है एक्टिविटीज और नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए भी हो सकती हैं, ठीक है। एक ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है एंटिटी, एक पार्टनरशिप भी हो सकती है एंटिटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनी भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, MCD वगैरह भी, कोई भी हो सकता है, यार एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब नंबर 4 पे कह रहा है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे बिजनेस में बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सबको हमें एंड में जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड हम रखते हैं बैलेंस शीट की फॉर्म में कम्युनिकेट करना पड़ता है। बहुत सारे यूजर्स हमारे बिजनेस में होते हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए भी, ठीक है। इनको आगे 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, बता रहा है वो, ये रहा। पहला इंटरनल यूजर हो सकते हैं और सेकंड एक्सटर्नल यूजर। ये वाली लाइन पिछले की ही रिपीट ही है, नो कोई अलग नहीं है। तो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, कुछ वो यूजर्स हमारे बिजनेस के अंदर के ही होते हैं और हमारे बिजनेस से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ये सब हमारे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्हें बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। फिर होते हैं फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ये सारे के सारे, लाइन सुपरवाइजर्स, ETC एक्सेट्रा। हमारे बिजनेस के बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट रूप से हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ये सारे हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और एक्सटर्नल होते हैं जो अंदर के हैं, उनके अलावा बाहर वाले जो होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं एक्सटर्नल में, प्रेजेंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मान लो आपने बिजनेस में कंपनी खोली है और पैसा लगवाया है, तो बाहर भविष्य में आपकी जो शेयर होल्डर है, शेयर्स बिकेंगे तो आपके शेयर होल्डर बढ़ते चले जाएंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर या शेयर होल्डर कहते हैं। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार पैसा ले रखा है, बैंकर्स हैं, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। बेटे ये सब चीज़ें जो आप है ना 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड एसोसिएशन है, स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है हमसे। तो ये सब के सब एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इन दोनों को हमारे बिजनेस से मतलब होता है, इंटरनल वो जो हमारे बिजनेस के अंदर के हैं और एक्सटर्नल वो जो हमारे बिजनेस के बाहर के, लेकिन जुड़े सारे बिजनेस से हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ये पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अकाउंट की कितनी ब्रांचेज होती हैं, अकाउंट की 3 ब्रांचेज होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट जॉब पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है इसका नाम, FMC। शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाओ तो इसकी क्या बनेगी, FMC,
सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, FAMACA, ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई और ये नंबर 3 हो गई, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में, देखो ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है वो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, इस समय हम जो पढ़ रहे हैं और जो 12th में पढ़ेंगे और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी यही है, ये तीनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम MCOM वगैरह करेंगे तो ये मैनेजमेंट के लिए बनती है, उसमें पढ़ेंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग का तो अलग ही कोर्स होता है, ये भी आप अपनी MCOM में ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये थोड़ा हायर स्टडीज़ में है। तो आपका जो ये है मेन, ये इसमें आएगा आपका, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग में यही ओरिजिनल फॉर्म है, विच इज यूज टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस, सक्सेस और फेलियर, एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, आपका बिजनेस साउंड चल रहा है या वीकनेस है ऑफ द बिजनेस। तो जो भी बिजनेस में आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये जानने के लिए प्रॉफिट या लॉस क्या है, हमारा बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेन फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ा जाता है। इट इज रिलेट्स टू द पास्ट पीरियड ऑफ इट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। पिछले सालों में जो भी मॉनेटरी टर्म्स में आपने काम किया है वो सारा इसमें देखा जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्चुअली अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही ट्रीट किया जाता है। जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है। सेकंड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट नाम से पता लग रहा है, ये जो होता है इट इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली बिजनेस अकेला नहीं चला जाता है, इसमें मैनेजर्स होते हैं, पूरी टीम होती है। मैनेजर्स को या उसकी टीम को जो अकाउंट्स चाहिए होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मेन, तो वो जो उस अकाउंट को बनाया जाता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच प्रोड्यूस एनुअल रिपोर्ट्स मेनली फॉर एक्सटर्नल यूजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरेट्स वीकली और मंथली रिपोर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल यूजर्स। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। इसकी तरह इसमें भी रिकॉर्ड बनाया जाता है, लेकिन ये मेन मैनेजमेंट की हेल्प के लिए बनाया जाता है। इसमें कैश, मंथली सेल्स, कैश इन हैंड, ऑर्डर्स इन हैंड, BR, स्टॉक, की सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैनेजमेंट की हेल्प के लिए जो बनाया जाता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। और नंबर 3 है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग बनाया जाता है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। बाय विच कॉस्ट और प्रोडक्ट और सर्विसेज आर असर्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड। मैंने तीनों अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, हमने MCOM तक पढ़ाई करी हुई है। तो अगर आप भी MCOM तक पढ़ते हैं या हायर स्टडीज मास्टर डिग्री लेते हैं तो आप भी तीनों अकाउंट्स पढ़ेंगे। फिलहाल आपके 11th-12th लेवल पे जो है वो ये वाला अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए बनाया जाता है और इसमें कॉस्ट के बारे में बात की जाती है। तो इसकी 3 ब्रांचेज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड ब्रांच हो गई आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और थर्ड ब्रांच हो गई कौन? तो FMC शॉर्ट फॉर्म है, इसके आप पहला वर्ड याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी यही थी जो तीनों आ रही थी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी इन द रिपोर्टिंग एंड वैलिडिटी इन द सिस्टम, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट possess certain qualitative characteristics as shown below। अगर आप अपने बिजनेस में अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो ये सारी उसमें क्या होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, जो रिलायबल हो, जो आप विश्वास कर सकें, ठीक है। एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी बियास, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, और फैक्ट वगैरह सारे अच्छे से होने चाहिए। नंबर 2 रेलेवेंस होनी चाहिए। रेलेवेंस मतलब तो संबंधित होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई है, अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपना अकाउंट बना रहे हैं, मान लो आपकी जूते की फैक्ट्री, तो उससे रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी अवेलेबल टाइम में होने चाहिए। नंबर 3 अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये इस तरह से होनी चाहिए कि जिसको हम भेज रहे हैं, बैंकर को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, टैक्स अथॉरिटीज़ को, उनको समझ में आ जाए, बैलेंस शीट की फॉर्म में भेजी जाती है, तो ये अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। नंबर 4 कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेयर कर सकने वाली होनी चाहिए, इस तरह की हो कि हम सिमिलर बिजनेस से, ठीक है, या जो भी डिफरेंसेस हैं या हमारे जो बिजनेस हैं उन सब से हम कर सकें। टू अचीव दिस पीरियड फॉर्मेट यूनिट मेजरमेंट शुड बी द सेम, ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए।
अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजनेस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग, उद्देश्य क्या है। देखो बच्चों, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। आप पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई ना कुछ उद्देश्य है। हम पढ़ा रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ठीक है, कोई कहीं जा रहा है बाहर मार्केट में, किसी कारण से तो जा रहा होगा, कुछ सामान लेने, सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने, दोस्त से मिलने, स्कूल कॉलेज वगैरह, कहीं ऑफिस से कहीं से वापस आ रहा होगा, तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, पढ़ते हैं। और आप एक बात बच्चों अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स आप बहुत अच्छे से लर्न करें। उससे कंसर्न 2-3 लाइनें भी लिख देंगे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन हेडिंग्स लिखें और 2-3 लाइनें जरूरी। हेडिंग के साथ साथ 2-3 लाइन्स जरूर लर्न करें। ठीक है, 2-3 लाइन्स पढ़ते हैं। पहले नंबर पे क्या कह रहा है हमें, टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए ताकि। देखिए एक कहावत है, लिखत के आगे पढ़त नहीं चलती। अगर आप एक दिन में 50 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक महीने में 1500 हो जाएगी, और एक साल में 18,000 हो जाएंगे, 15-12 181। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन किस दिन क्या किया था आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे लिख लेते हैं तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इसलिए कहावत है कि लिखत के आगे पढ़त नहीं चलती। तो इससे हम बिजनेस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो। बिजनेस मैनेजर कैन नॉट रिमेंबर एवरी ट्रांजेक्शन, याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए वो क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं ताकि कोई गलती ना हो और फ्यूचर में काम आ सके। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। भाई देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, रोज माल खरीदते हैं, रोज माल बेचते हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि साल के एंड में ये भी पता लगना चाहिए, महीने के एंड में ये भी पता लगना चाहिए कि इससे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस, और वो तभी हो सकता है जब आप अकाउंटिंग ढंग से मेंटेन करें। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए भी हम इसको मेंटेन करते हैं। नंबर 3, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपके बिजनेस की आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, एसेट्स लायबिलिटी की फॉर्म में क्या है, बैलेंस शीट, इसके लिए हम तैयार करते हैं। ये हम आगे सब फाइनल अकाउंट की फॉर्म में 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। नंबर 4, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। मैं आपको बता रहा था बिजनेस के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जो हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं, मालिक खुद, एम्प्लॉयज़ हमारे, ठीक है, और ये सब बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो ये इंटरनल है। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर से जुड़े होते हैं, जिनसे माल उधार खरीदते हैं, बेचते हैं, बैंकर्स, अथॉरिटी, इनकम टैक्स, ये सारे ये आउटसाइडर होते हैं, ये लिखा क्रेडिटर्स, बैंकर सारे। तो सबके सबको हमें इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है टिकोड से। तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनको भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है समय समय। जिसने हमें पैसा दे रखा वही जानना चाहेगा हमारा बिजनेस ठीक है नहीं, जिस बैंक ने हमें उधार दे रखा वही जानना चाहेगा। तो सब हमारे बिजनेस पे नज़र रखते हैं और हमारी स्टेटमेंट बैलेंस शीट पर नज़र रखते हैं। तो ये बिजनेस के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं हम। अकाउंटिंग का क्या रोल है, अकाउंटिंग रोल करता है एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कलेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। वैसे पीछे वाली बात है, इसमें वो भी लिख सकते हो आप। इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज के बारे में टू ए वाइडली वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी जो हमसे जुड़ी हुई है। अकाउंट ये रोल प्ले करता है। हाउएवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजेक्शन इन ए एंड इज क्वालिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर। हालांकि एक बात मैं बता रहा है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा अकाउंट्स पास्ट के लिए बनता है, पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुई उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉर्म में हम फाइनेंशियल नेचर में देते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अकाउंट में क्वालिटेटिव और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इसमें क्वांटिटी की फॉर्म में ही आती है कि मान लो इतनी यूनिट थी, 200 यूनिट्स थी, 100 रुपीज़ ईच थी, तो कितने हुई आपकी 20,000 की यूनिट्स हो गई टोटल रुपीज़ में, इतने का फ़ायदा नुकसान हो गया। तो ये रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन आपका क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो आता है मात्रा में जो होता है यूनिट्स के फॉर्म में, लेकिन क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं आता, और नॉन फाइनेंशियल वाली भी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं आती। दिस लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी केप्ट इन द व्यू वाइल मेकिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंट जो है नॉन फाइनेंशियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं देखता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छे से आती हैं। तो ये रोल ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। अगर आपको ये यूनिट और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे ही दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बिल्कुल भी बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये फर्स्ट स्टेप है आपका अकाउंट्स का, पहला साल है, अभी आप 1 मंथ के ही हैं इसमें। धीरे धीरे जैसे आप ग्रोथ करेंगे तो आप डटे रहें, अकाउंट सीखते रहें, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये 3 चैप्टर थ्योरी है। इसके बाद जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से अकाउंट समझ में आने लगेगा। इसी के साथ आपका इस सभी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।